अपने सामान्य कार्यों को नहीं करे तो इसको क्या कहते हैं हम फिजियोलॉजिकल डेथ। लेकिन इन सेम वे जब भी कोई चोट लगती है तो दो तरह की हम बात करते हैं, एनाटॉमिकल डेथ की बात करते हैं और ये फिजियोलॉजिकल डेथ की बात करते हैं कि फंक्शंस में। जैसे ये अंगूठा, तो अंगूठा का काम क्या है, ये सर्कमफ्लेक्शन करना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, और ये सर्कमफ्लेक्शन का काम करना। अंगूठा तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंगूठे से हम को हिला नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, इसको बोल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल डेथ। विशेष रूप से आपने देखा होगा कि जब आर्च पैरेसिस होती है, यदि यहाँ ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी होती है तो क्या होता है कि हाथ तो इतना ठीक रहता है आर्च पैरेसिस में, ये हाथ का फंक्शन नॉर्मल होगा आर्च पैरेसिस में, लेकिन एडक्शन एबडक्शन नहीं होगा, इसको उठा नहीं सकते, फ्लेक्शन नहीं कर सकते, एक्सटेंशन नहीं, तो उससे कोई काम की बात कर, तो उससे कोई काम नहीं होता। तो ये फिजियोलॉजिकल डेथ की हम लोग बात करते हैं। तो बाद में हम लोग जानते हैं, जब हम क्वेश्चन पढ़ाया जाता है तो हम कहते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन यू हैव टू सेव दीज पॉइंट्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स, एंड ड्यूरिंग यदि इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज पॉइंट्स एक लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में भी देयर। तो उससे ये बताया जाता है कि भाई इसको आपको जानना चाहिए कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। ये हम आपको कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं। ये भगवान राम और रावण की लड़ाई में ये कहा गया कि नाभि पर एक तीर लगा, नाभि के मर्म को देखिए, ये कुछ मर्मों के कुछ परिणाम लिखे हैं ना कि कितना उसका एक्सटेंट कितना होना चाहिए, कितना बड़ा मर्म होता है। तो अर्धांगुल प्रमाण है, अंगुल प्रमाण है, 2 अंगुल प्रमाण है, 3 अंगुल प्रमाण है और चतुरंगुल प्रमाण। चतुरंगुल प्रमाण कौन कौन से होते हैं, या मुट्ठी प्रमाण के कौन से होते हैं, भुजा होता है, मस्ती होती है, नाभि होता है, हृदय होता है सामान्य रूप से, और ऊपर के जो मर्म है उसमें ये कहा गया कि ये जो प्रमाण दे दिया गया। फिर ये कोई मर्म 3 अंगुल के होते हैं, जैसे हम कहते हैं कुछ 2 अंगुल के मर्म होते हैं। इन मर्मों के एक एक्सटेंट होता है कि कहां से कहां तक यदि चोट लगेगी तो वो मर्म के आघात में काउंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो नाभि है ये मुट्ठी भर प्रमाण है, और ये कहा गया कि भाई रावण की नाभि में तीर लगा तो इससे मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि व्हेनेवर वी हैव टू ऑपरेट, हमको यदि ऑपरेशन करना है तो क्या करते हैं, राइट पैरामीडियम से, लेफ्ट पैरामीडियम से, कोचर से, ठीक है, फिर उसमें क्या कहते हैं ग्रिड आयरन से, बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोग देते हैं। लेकिन व्हेनेवर वी हैव टू ओपन द ऑपरेशन इन इमरजेंसी तो हम सीधे लीनियर है, बस जीपीएस टर्मिनल के नीचे चाकू रखते हैं, सीधे खोल देते हैं, एंड वी आर गेटिंग ए ब्लडलेस फीड। क्योंकि जब भी जो मसल्स होती है क्या होती है, इसमें एंटेरोरेक्टल शीथ होती है, पोस्टेरोरेक्टल शीथ होती है, इसमें इन बिटवीन दीस टू शीथ देयर इज क्या, एक रेक्टाइल मसल होती है, दोनों तरफ रेक्टाइल मसल होती है, और उसके नीचे फिर क्या होता है, फिर उसके नीचे जो पेरिटोनियम होती है जिसको सिलोमिक कैविटी है उसमें अंदर फिर हम लोग और स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो आज जब भी हम ऑपरेशन करेंगे या चोट लगेगी तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, स्किन होगी, उसके नीचे फेशिया होगा, फिर उसके नीचे एब्डोमिनल शीथ होगी, फिर मसल होगी, फिर पोस्टेरोरेक्टल शीथ होगी, फिर उसके बाद हम एब्डोमेन में जा सकते हैं। तो एब्डोमेन खोलने में ही हमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब मिडलाइन से खोलते हैं तो हमें बिल्कुल समय नहीं लगता, क्योंकि वो लीनियर की स्थिति होती है वहां पे। ऐसे ही अम्लाइकस पे देखें कि यदि यहाँ पर हम चाकू डालेंगे तो कम से कम इतना चीजें हमें रेजिस्ट करेंगी, इतना हमें चाकू अंदर घुसे ना पाए। लेकिन यदि नाभि में आप डालें तो 1, 2, 4, 6 मिलीमीटर की चीज ही अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, सीधे आप आंतों तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये एक सॉफ्ट और टेंडर एरिया ऑफ द एब्डोमेन, इट इज द मोस्ट टेंडर और द सॉफ्टेस्ट एरिया ऑफ द होल एब्डोमेन। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए खतरनाक, इसलिए इसको मर्म कहा गया है। और दूसरा मर्म की बात कही तो हम लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लग गया था, तो ये उनकी डेथ हो गई। तो ये तीर लगने का स्थान देख लीजिए, ये तीसरी अंगुली के बेस में बीच में है, और इसको क्या कहा है, इसको कहा है तल हृदय मर्म। और इसको लास्यप संहिता में कहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने मर्म होते हैं, कितने हृदय होते हैं, 5 हृदय होते हैं। 4 तो तल हृदय में होते हैं, 4 हाथों में हार्ट होते हैं, और 5वां कहाँ होता है, ये जो हमारा जो चेस्ट में है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं वो होता है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि ये कैसे, ये डिवाइस भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसे छूटा, क्योंकि तल हृदय मर्म पे पहले एक तीर लगा था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो आप ये महसूस कर सकते हैं। तीसरा एक और दूसरा उदाहरण है कि जीसस क्राइस्ट के हाथों पे और पैर पे क्या किया गया था, नेलिंग कर दी गई, ठीक है। उनको भी ना तो फांसी दी गई ना जहर दिया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तल हृदय मर्म पे आघात हुआ। तो इसके उसको विद मर्म कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अब ये जो तल हृदय मर्म पे चोट लगती है तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से वाइटल जो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से नर्व्स है, कौन कौन सी आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, बोन्स है, ठीक है, वो डैमेज हो सकती है। और ये आप ये मणिबंध की थी। अब जिन लोगों ने सुश्रुत संहिता पढ़ी है वो अंतिम अध्याय का अंतिम पेज पढ़ेंगे
तो उसमें लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के, उदाहरण के लिए लिखा है, यदि किसी व्यक्ति के तलहटे मर्द पे आघात हुआ है और यदि हमें उसकी रक्षा करनी है तो क्या करना है? मरेगा ही मरेगा, नहीं बच नहीं सकता यदि तलहटे पे, तो बच कैसे सकता है? सिर्फ एक उपाय है कि उसको एम्पुटेशन कर दिया जाए और एम्पुटेशन करके उसको आप बचा सकते हो। ठीक है, तो क्या है, इंजरी यहां से भी हो रही है, लेकिन हम यदि यहां से एम्पुटेशन करते हैं, मणिबंध से एम्पुटेशन करते हैं, तो उसको व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो ये अपने में मर्म चिकित्सा को परिभाषित करती हुई ये जो उदाहरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बार बार हम लोग ये दिखाते हैं कि श्रवण कुमार की यहाँ पे तीर लगा था और तीर लगने से क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या अब आप यहाँ देखिए कि यदि वो तीर लगा और तीर निकाला तुरंत मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ विषयलिंग मर्म का एक वर्णन होता है। क्या है विषयलिंग मर्म का मतलब? क्या है, जहां पर यदि कोई फॉरेन बॉडी है या कोई तीर है, उसको यदि आप निकालेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि वो अपने आप स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती है, इफ द हीलिंग इज टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली, और वो अपने आप धीमे 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 हील होकर नीचे गिर जाएगा, तो क्या होगा? आदमी की मृत्यु नहीं होगी। तो इसको क्या कहा? विषयलिंग मर्म। फेटल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी, फेटल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी। तो ये कौन सा उदाहरण हमको मिलता है? ये उदाहरण भी हमें श्रवण कुमार का मिलता है। तो ये हमको लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, वो सही बातें लिखी है। जब ये इन चीजों से हम लोगों को एक तरह से रेफरेंसेस मिले तो ये बिल्कुल लगा कि बिल्कुल सही। अभी हम लोग पुरानी बात कर रहे हैं, अभी नई बात आपको सुनाता हूँ। फिलिप ह्यूज, ये इंडियन क्रिकेटर था, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था। सिडनी के प्लेग्राउंड पे उसको एक बाउंसर लगा, कनपट्टी पे बाउंसर लगा, बाहर से कोई चोट नहीं, ही डाइड। जब तक अस्पताल ले गए वो मर गया। और इसके बाद एक और क्या कहते उदाहरण है जिसको हम लोग कहते हैं रमन लावा। इसका भी नाम सुना होगा। इंडियन जो हमारे क्रिकेटर थे और बैट्समैन थे, टेस्ट प्लेयर थे हमारे, और उनके भी एक बाउंसर लगा और उनकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे बाहर से चोट लगी और उसको डेथ हो गई। तो हम जो आयुर्वेद के लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा मर्म होता है? एक मर्म होता है जो बहुत घातक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शंख मर्म। आपने कभी कनपटी मार का नाम सुना हो? कानपुर के रहने वाले हैं कोई आसपास? कानपुर के रहने वाले। कानपुर में आज से 50 साल पहले एक आदमी था जो कनपटी मार के नाम से प्रसिद्ध था। वो कनपटी में लोहे की कील या पता नहीं क्या मारता था और उससे पता नहीं कितने आदमी उसने मार दिए थे, तो उसको कनपटी मार के नाम से। तो हमें लगता था कनपटी मार क्या, बचपन में सुनते थे कनपटी मार क्या, कनपटी पे कैसे मर जाता। तो कनपटी में जब हम लोग पढ़ने लगे ग्रेजुएशन में 76 में, तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा मर्म होता है जो सजय प्राण हर मर्म है और जिसको संख मर्म कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कनपटी पे, इसलिए वो उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे मारेंगे तो आदमी मर जाएगा। तो कनपटी पर चोट लगने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये मर्म बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि इन मैनी एक्सीडेंटल केसेस देयर इज अ लॉट ऑफ इंजरी ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ भी चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, 3 हड्डियां टूट गई, पसलियां टूट गई, बहुत सारा खून निकल रहा है, मांस फट गया, बट स्टिल द पर्सन इज ऑल राइट, alive, and after some treatment he becomes all right. But in some cases there is no outside injury, and अब ये लगता है कि छोटी सी कहीं चोट लगी, अंदर पता नहीं कौन चोट लगी, क्या लगी, और उसके बाद क्या होता है? मरीज मर जाता है। ठीक है, आदमी मर जाता है। और बहुत सारे केसेस में देखा गया कि जैसे कोई स्लैब रखा है ऊपर, कोई हार्ड स्लैब, और नीचे से बड़ी तेजी से कोई आदमी तेजी से उठे और वो सिर पे यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे कौन से मर्म होते हैं? एक तो अधिपति होता है, दूसरा क्या होता है? सीमंत मर्म। और ये सीमंत मर्म पे आघात लगने से महर्षि सुश्रुत ने 4 तरह के कॉम्प्लिकेशंस के लिए लिखा। कौन कौन से लिखा? सबसे पहले लिखा है उन्होंने कि उन्माद, फिर लिखा है भय, फिर लिखा है चित्तनाश, और चौथा लिखा है मृत्यु। तो मृत्यु भी हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि लाठी चार्ज होता है, किसी के सिर पे नहीं होता। क्यों पहनते हैं ये हेलमेट? क्यों पहनते? क्योंकि हेड कंसिस्ट ए नंबर ऑफ मर्म पॉइंट। सिर में बहुत सारे मर्म बिंदु होते हैं और उन पर चोट लगती है तो ये घातक हो सकते हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि ये जब मर्म सुरक्षित रहते हैं तो हर चीज सुरक्षित रहती है, और यदि मर्म सुरक्षित नहीं रहते तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब हम ये कहते हैं कि द मर्म साइंस इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ द हीलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति यदि कोई हो सकती है तो क्या है? मर्म चिकित्सा। क्यों हम कहते हैं? आयुर्वेद के लिए नहीं कहते। आयुर्वेद कितने वर्ष पुराना है? 5000 कौन कह रहा? अंग्रेज अंकल कह रहा। हम कहते हैं लाखों करोड़ों साल पुराना। आयुर्वेद कितना पुराना है? जब से आदमी तब से आयुर्वेद है, जब से जड़ी बूटी है। अंग्रेज कुछ भी कहता है उसको मानने की जरूरत नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
तो ये आप ये कहिए कि लाखों जब से मनुष्य है तब से ये आयुर्वेद है, तब से योग है, तब से ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, तब से ये वैदिक चिकित्सा पद्धति। तो लेकिन उनसे पहले भी एक चिकित्सा पद्धति थी कि आयुर्वेद को किसने बनाया? किसी ने बनाया नहीं, ठीक है। लेकिन त्रिफला किसने बनाया? च्यवनप्राश किसने बनाया? ये किसी न किसी वैज्ञानिक ने बनाया, किसी न किसी ऋषि ने बनाया, किसी ने किसी ऐसे आदमी ने बनाया कि जो इसको जानता था। यदि नेचर को त्रिफला बनाना होता तो त्रिफला का ही फल अलग से बनाता, हरड़ पहला आंवला को अलग नहीं बना। उसने क्या बनाया? आंवला बनाया, हरड़ बनाया और बहेड़ा बनाया। जब आपने देखा कि नहीं हरड़ को अकेले लेते तो एक तो उसका स्वाद खराब होता, दूसरा क्या होता है बहुत सारी चीजें कुछ रूक्षता पैदा करता और बहुत है ना। तो उसके लिए क्या किया, उसमें आंवला मिला दिया, उसमें बहेड़ा को मिला दिया, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसका मतलब क्या, किसकी बुद्धि लग गई इसमें? मनुष्य की बुद्धि लग गई, ऋषि की बुद्धि लग गई इसमें। योग के आसन किसने बनाए? सारे के सारे हमारे विभिन्न ऋषि मुनियों ने बनाए। लेकिन ये शरीर किसने बनाया? किसी ऋषि मुनियों ने बनाया? हमारे माता पिता ने बनाया? नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया कि वो बनेगा ही बनेगा ऐसा। तो ये जो मर्म है, मर्म किसी ने बनाए नहीं है, किसी भी विज्ञान ने नहीं बनाया, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, किसी ऋषि ने नहीं बनाया। ये क्या, ये अपने आप बने हुए हैं। इसका मतलब सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति क्या हो? मर्म चिकित्सा पद्धति। उसको समझना चाहिए कि विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति मर्म। अब हम 5 से 10,000 साल पहले कहते तो ये कौन कहता? अंग्रेज अंकल कहते, हम लोग नहीं कहते। ये कौन कहता? अंग्रेज अंकल कहते हैं, हम लोग नहीं कहते। हमारे पिता नहीं कहते, हमारी परंपरा नहीं कहती, और कोई भी नहीं कहते। क्या आदमी 2000 साल पहले जिंदा नहीं था? 2000 AD और बिफोर क्राइस्ट और बिफोर क्या कहते हैं आफ्टर डेथ, इससे पहले कुछ नहीं था क्या? आदमी नहीं था? पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल से हम लोग इस धरती पर है, इस आदमी के रूप में। तो ये सारा सिस्टम जो है, ये कितने छोटे सिस्टम, कितना कम समय के सिस्टम है, इसको आप कल्पना कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस की इन सारी चीजों की बात करते हैं, छोटा मतलब रिसेंट ब्रांचेस है। So many other folk medical systems were present in the different parts of the globe, time to time, but they are not in existence today. पूरी दुनिया में सैकड़ों की तादाद में वहाँ की रीजनल चिकित्सा पद्धतियां थी, जड़ी बूटी पे आधार थी। मतलब आयुर्वेद सब जगह था, पूरी दुनिया में आयुर्वेद था। जड़ी बूटियों पे, वहाँ के प्रोसीजर्स पे, कुछ नेचुरल चीज पे, कुछ सन पे, कुछ पानी से चिकित्सा, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा, सब जगह थी। लेकिन बाद में जब एलोपैथी का प्रचार हो तो सारी चिकित्सा पद्धतियां खत्म हो गई और आज सिर्फ और सिर्फ बची है। तो ये जैसे आयुर्वेद बचा तो अपने किससे बचा? अपनी एफिकेसी से बचा। ठीक, इसको किसी ने प्रमोशन किया, हजारों साल से इसको प्रमोशन नहीं मिला। लेकिन ये योग है, ये क्या कहते हैं हमारा आयुर्वेद है, और जितनी भी वैदिक चिकित्सा पद्धतियां वो कैसे बची? इनकी एफिकेसी थी, इसको आप डिनाइल नहीं कर सकते थे, इसके लेते थे। और जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां बनी तब इन्हीं चिकित्सा पद्धतियों ने आपको सहारा दिया, बचाया। और कोरोना में आप लोगों ने देख लिया और आज सारी दुनिया देख रही है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ आयुर्वेदा एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एलोपैथिक साइंस। तो उन्होंने एलोपैथिक साइंस की लिमिटेशन तो आप लोगों ने देख लिया। क्या लिमिटेशन है आप समझ? यदि जीवन बचा है तो किसकी वजह से बचा? हमारे आयुर्वेद की, हमारी वैदिक विधाओं की वजह से बचा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये किसी वार्ड की जरूरत है, किसी अस्पताल की जरूरत है, किसी एसी की जरूरत है, किसी मशीन की जरूरत है। दो चीजों की जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें 100% से चिकित्सा करना है, दो तो चाहिए, इस तरह कोई चीज चाहिए कहीं पे बैठ के करनी। और कैसा मरमिन को जानता हूं? जो जीवित हो। 107 मरमिन तो कैटेगरी में भी होते हैं आप कहेंगे, लेकिन वो जिंदे होंगे। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि भाई मरे में आते हैं मर्म दबाएंगे कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो एक व्यक्ति, दो आदमी चाहिए जिसके बीच में मर्म चिकित्सा हो सकती है। तो इसका मतलब क्या? ये मिनिमल खर्चे से की जाने वाली चिकित्सा पद्धति, इसमें किसी ढंग के खर्च की आवश्यकता होती नहीं। और ये कैसे कैसे परिणाम दे सकती है यदि आप इसको प्रैक्टिसाइज करेंगे, अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे, तो आप जस्ट यू कैन रिलाई ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दीज मेडिकल साइंसेस कि कैसे काम करती है। और हम ये कहते हैं इट इज यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो क्या सारी की सारी जितनी फैसिलिटी है, क्या यूक्रेन के उन जगह पे जहां बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, अस्पताल तोड़ दिए गए, वहां चिकित्सा मिल रही है? मिल सकती है। तो ऐसा पता नहीं कब भी हो सकता है, कब कौन किस पे बम मारते तो पता है, कब ये सिस्टम हमारा ध्वस्त हो जाए, कब ये लाइट चली जाए। लाइट की यदि किसी ने बम मार के कोई ये जो हमारा सिस्टम है उसको खत्म कर दे, कोई हमारे सैटेलाइट सिस्टम को खत्म कर दे, आपस में आज तो पागल बना है। तो उस समय कोई मेडिकल साइंस आपके काम आने वाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका सिस्टम
जो आयुष सिस्टम है वही काम आने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा काम आने वाला नहीं। इसलिए इसको और मजबूत बनाने की जरूरत है कि हम इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की चिकित्सा कर सकें। तो ये जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से ये सिस्टम आपके तो उस सिस्टम को हम कहते हैं बर्मा हैज ऑलरेडी बेनिफिटेड थाउजेंड्स ऑफ केसेस। हम थाउजेंड्स कहते हैं, लाखों मरीज हम लोगों ने, मैंने अपने हाथ से देखे हैं लगभग 40 वर्ष में। और हमारे जितने विद्यार्थी हैं करीबन हम लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में हम लोगों के जो मर्म चिकित्सा सीखे हुए लोग हैं वो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न देशों में वो इस कार्य को कर रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों तक आज ये मर्म चिकित्सा जो क्योरेबल इनक्योरेबल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन के रूप में हमारे पास है। इट इज नॉन सर्जिकल नॉन मेडिसिनल ऑप्शन। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका इंफॉर्मेशन क्या है, ये पुअरेस्ट स्टेट है हमारे जो समाज का या हमारे देश का या पूरे विश्व का जो सबसे गरीब हिस्सा है जो चिकित्सा का खर्च नहीं उठा सकता, उनको भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा दी जा सकती। यदि हम आपसे कहें कि भाई आपको चाहे होम्योपैथी की आयुर्वेदिक दवाई एक ट्यूबरकुलोसिस के एक मरीज की हेल्प करनी या एक पैरालिसिस के एक मरीज की हेल्प करनी है, दवाइयां आपको देनी है, तो कितने साल तक आप दे सकते हैं उसको? रोज भी देंगे, 150 की दवाई देंगे। आप ये कहेंगे भाई 150 रुपए के हिसाब से एक महीने का ये इतना बनता है, 1500 रुपए या 2500 रुपए तुम हर महीने ले जा। कितने दिन तक आप देंगे और कितने लोगों को देंगे? नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपसे कहें कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से रोज आप 20-30 मरीजों को हेल्प कर सकते हो तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, 30 आदमियों को सर्विसेज दे सकते हो। तो ये कितना सरल है और कितना अच्छा चीज है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ईच एंड एवरी न्यूरोलॉजिकल बोन अदर एलिमेंट जितने भी क्योरेबल एंड इनक्योरेबल उन सभी में आप यदि मर्म चिकित्सा कराते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से इसमें फायदा। अब ये कितनी बीमारियां हैं जो जिसको हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या जो कॉमन डिजीज। तो कॉमन डिजीजेस क्या होती है? जो कॉमनली होती है बट दे डोंट हैव द कॉमन मैनेजमेंट। समझ रहे मतलब कॉमन बीमारी क्या होती है? सबको हो रही है लेकिन कोई उसका इलाज। कोरोना क्या थी? कोरोना क्या थी? इट वाज अ कॉमन डिजीज एट दैट टाइम। क्या उसका इलाज था? नहीं। डायबिटीज कॉमन बीमारी है, क्या उसका इलाज है? नहीं। हाइपरटेंशन कॉमन बीमारी, क्या उसका इलाज है? नहीं। तो इन सब के लिए आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कॉमनेस्ट डिजीजेस हैं बट दे डोंट हैव द मैनेजमेंट with the conventional medical sciences। तो उनके लिए they also can be treated by मर्म थेरेपी। उनमें भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, उनका इलाज हो सकता है। इसको आपको जानना चाहिए। अब ये प्रेजेंट सिनेरियो है जो हमारा ट्रीटमेंट का सिस्टम है, उसमें हम लोग क्या करते हैं आजकल? हम सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को हम स्वस्थ रखना तो उसको क्या करना? हमको भोजन की व्यवस्था उसको ठीक करनी। यदि खाना ठीक मिलेगा, स्वस्थ आहार, तो क्या होगा? स्वास्थ्य भी ठीक होगा। स्वस्थ आहार देंगे तो उसको क्या होगा? आहार भी ठीक होगा। तो सफिशिएंट न्यूट्रिटिव फूड इज वेरी नेसेसरी। यदि मर्म चिकित्सा या किसी चीज की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं। दूसरी चीज की बात करते हैं कि पानी और हवा तो साफ मिले, तो सबसे अचूक दवा साफ पानी साफ हवा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? पानी और उसको हवा ठीक होनी चाहिए। अब दिल्ली में आप कितना भी आप फिल्टर लगा लीजिए, नाक पे फिल्टर लगाएंगे, घर में फिल्टर लगाएंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। जितनी हवा साफ नहीं होगी तो गड़बड़। तीसरी चीज सैनिटेशन। आपने सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस कहां देखी? कोरोना में देखी। तो कोरोना में क्या देखा? हाथ को धो रहे हो, घर के साफ कर रहे हो, अपना टमाटर भी धो रहे हो, ठीक है, आलू लाए, आलू को भी धो रहे हो, 3 दिन उसको सुखा रहे हो, फिर धो रहे हो। समझ रहे? तो इनको कब समझ में आई ये बात समझ में आई इनको, सैनिटेशन की बात इनको समझ में आई कब? जब कोरोना समझ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सैनिटेशन कितना नेसेसरी है। और सैनिटेशन कैसा? इंडियंस का जैसा नहीं। मैं तो साफ सुथरा रहूं, मेरा घर साफ सुथरा रहे और पड़ोसी के घर में जाए पूरा। तो सामुदायिक स्वास्थ्य की जब तक हम सामुदायिक स्वच्छता की बात जब तक नहीं करते, पूरे समाज के देश की स्वच्छता की बात नहीं करते, तब तक ये सैनिटेशन का संकल्प पूरा नहीं होता। और इसके लिए क्या करना पड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी को? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। और स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था पहले से, तो हम लोग स्वस्थ रह सके, ये बहुत बड़ी चीज है, पहले से कर दी। मतलब उन्होंने देखिए कितनी बड़ी चीजें पहले से कर दी थी। शौचालय की व्यवस्था, ये सारी चीजें, ये छोटी चीजें नहीं दिखाई, ये सबसे बड़ी चीज है जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो चेंज करके ऐसी चीज है। तो आपको सैनिटेशन का काम है। फिर हेल्थ एजुकेशन की बात। आज हेल्थ एजुकेशन के नाम पे क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या करता है। हेल्थ एजुकेशन की योग से क्या होता है, प्राणायाम से क्या होता है, चिकित्सा से क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन हमारे हिसाब से। फिर इसमें आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, आयुर्वेद के क्या सिद्धांत है। आजकल क्या कहते हैं कि पानी खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। एक कंसेप्ट है ना कि पानी पियोगे तो ये होगा, बेवकूफी की बात है।
फिर ये कहते हैं कि दही के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। हमारे यहाँ पंचामृत इकट्ठा पिलाने का विधान